दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का गहनता से विश्लेषण करेंगे। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 से संबंधित है। यह चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 को केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था, तो इस वजह से यह चर्चा में रहा था। अच्छा, आपको एक बात पता होगी कि पहले विकलांग शब्द का यूज होता था, लेकिन उनकी महिमा को ध्यान रखते हुए दिव्यांगजन शब्द दिया गया। तो वर्तमान में भी आप कोशिश करना, कहीं पर भी आप लिखो या फिर अपने शब्दों का इस्तेमाल करो, तो आपको दिव्यांगजन शब्द ही इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, दिव्यांगजन शब्द आपको मस्ट है यूज करना, विकलांग शब्द आप यूज नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसके बारे में कि ये है क्या और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति हमें क्लियर पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मेंस में दिव्यांगजनों का कोई क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको लिखना है, तो आपका इंट्रो क्या होना चाहिए, आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए कि भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति क्या है। तो स्थिति क्या है? भारत की कुल जनसंख्या का 2.6% दिव्यांगजन है, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें पुरुषों की संख्या 56% एवं महिलाओं की संख्या 44% है। यह फैक्ट क्लियर आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। देखो, इसमें कुछ प्रोविजन है, उसमें इंपॉर्टेंट आपको कुछ याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात, कोई भी एक्ट आता है तो हमें पता होना चाहिए कि उससे पहले भी क्या कोई अधिनियम था, तो बिल्कुल था। जैसे निःशक्त व्यक्ति सम्मान अवसर और अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 को प्रतिस्थापित किया गया है। तो 1995 का एक एक्ट था और उसको प्रतिस्थापित करके 2016 में नया अधिनियम लाया गया है। इसके द्वारा दिव्यांगता की मौजूदा 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 श्रेणियां कर दी गई है। देखो, इस 1995 के एक्ट में 7 श्रेणियां थी, जिसको 2016 में बढ़ाकर 21 कर दी गई है। ये श्रेणियां क्या होती है? जैसे कोई भी व्यक्ति पैर से दिव्यांग हो सकता है, हाथ से दिव्यांग हो सकता है, या फिर आंखों से दिव्यांग हो सकता है, कई कान से होते हैं। तो ये सब क्या होती है? श्रेणियां होती है, कैटेगरी होती है कि उसका कौन सा अंग दिव्यांगता की श्रेणी में आता है। लेकिन इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 21 कर दी गई है। इसमें एक श्रेणी है, वो ध्यान रखना आपकी, महिलाओं पर जो एसिड अटैक होता है, तो उस एसिड अटैक को भी श्रेणी में शामिल किया गया है, ताकि उनको भी इस प्रोविजन का, इस अधिनियम के प्रोविजन का लाभ मिल सके। तो इसमें एक फैक्ट तो मैं ये याद रखना कि 7 श्रेणियां थी, उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 21। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि संदर्भित दिव्यांगता का कॉन्सेप्ट, डिसएबिलिटीज बेंचमार्क, ये क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर 40% दिव्यांगता सत्यापित कर देता है तो वो उसको बोला जाएगा संदर्भित दिव्यांगता की श्रेणी में वो शामिल है। तो ये है डिसेबिलिटीज बेंचमार्क। अच्छा, इसके लाभ क्या होंगे? यानी जो संदर्भित दिव्यांग है उसके लाभ क्या होंगे? संदर्भित दिव्यांग हमने देख लिया है कि कोई भी व्यक्ति जो 40% तक अगर अपनी दिव्यांगता को सत्यापित कर देता है तो उसको इसके लाभ मिलेंगे। तो लाभ क्या मिलेंगे? उच्च शिक्षा, सरकारी रोजगार और भूमि के आवंटन में आरक्षण मिलेगा। निर्धनता उन्मूलन योजना के लाभार्थी जैसे अतिरिक्त लाभ भी उन्हें मिलेंगे। और अगर 6 से 18 वर्ष की आयु है उसकी, तो उसको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी मिलेगा। और सरकारी प्रतिष्ठानों में रिक्तियां नहीं, अगर खाली पद है तो उसमें 3% से बढ़ाकर 4% आरक्षण कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ इसके अन्य प्रोविजन है, वो भी देख लेते हैं। निजी प्रतिष्ठानों को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है। यद्यपि अनिवार्य नहीं है, किंतु कुछ दायित्व आरोपित कर दिए गए हैं। कुछ दायित्व कैसे कि मान लो कार्यस्थल पर दिव्यांगों को कुछ फैसिलिटी की जरूरत होती है, कि उनका अलग से टॉयलेट हो, उनको भोजनालय की अलग से सुविधा हो, उनको चलने फिरने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, वो उनके पास में हो, तो वो दायित्व निजी प्रतिष्ठानों पर भी आरोपित कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाएगी, एक निधि की स्थापना की जाएगी, एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये तीनों है, ये तीनों वैसे याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, न्यायालय की स्थापना क्यों की जाएगी? क्योंकि आप देखते हो कि आम जनजीवन में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई सामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो दिव्यांगों का मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनको न्याय मिल सके, इसके लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2008 के सिद्धांतों के अनुरूप भी है ये। यानी इसमें आपको पूरा ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि यूएन में एक कन्वेंशन है 2008 का, जो दिव्यांगों से संबंधित है और उनके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो उनके अनुरूप हमारा ये एक्ट है। और जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, उसका उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल पर दिव्यांगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां स्थापित हो। अब देखते हैं हमने जिस टॉपिक का एनालिसिस किया है वो क्वेश्चन आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। इसको पॉज करना
और इसको आंसर देने की कोशिश करना, और ये सही होना चाहिए क्योंकि हमने बहुत डीप में एनालिसिस किया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। देखते पहला कथन, इस अधिनियम के द्वारा दिव्यांगता की मौजूदा 7 श्रेणी को बढ़ाकर 21 श्रेणियां कर दी गई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। पहले 7 श्रेणियां थी, अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 21। और इसमें एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि महिलाओं पर जो एसिड अटैक होता है वो भी इसमें शामिल है, ध्यान रखना। दूसरा कथन देखते हैं, संदर्भित दिव्यांगता डिसएबिलिटीज बेंचमार्क को कम से कम 50% दिव्यांगता सत्यापित करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, डिसएबिलिटीज बेंचमार्क में 50% नहीं बल्कि 40% दिव्यांगता सत्यापित करने वाला व्यक्ति शामिल होता है, तो ये हो जाएगा गलत। इसमें सत्य पूछा, सत्य है केवल एक, यानी ए ऑप्शन। अब देखते हैं आज का हमारा दूसरा टॉपिक, क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन। सबसे पहली बात, ये चर्चा में क्यों है? करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि हमें पता रहना चाहिए कि चर्चा में चीज़ें क्या रहती है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इस दस्तावेज पर भारत के द्वारा सिग्नेचर किया गया है। अन्य 26 देशों ने भी किया है, लेकिन भारत अगर जिस पर सिग्नेचर करता है, चाहे वो कोई दस्तावेज हो, चाहे वो कन्वेंशन हो, चाहे वो कोई ट्रीटी हो, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत ने इस पर सिग्नेचर किया है, तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। यह फ्रांस और न्यूजीलैंड की सरकारों के द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। ध्यान रखना, इसको प्रारंभ भारत ने नहीं किया है, इसको न्यूजीलैंड की सरकार और फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया है, जो ऑनलाइन चरमपंथ के प्रचार प्रसार को रोकने एवं सोशल मीडिया को सुरक्षित करने हेतु सोशल मीडिया कंपनियों के साथ में शुरू की गई है। देखो, आपको पता होगा कई युवा ऐसे हैं, हमारे देश में भी कई युवा ऐसे हैं जो आतंकवादी संगठनों के बहकावे में आ जाते हैं, और वो उनसे जुड़ते कैसे? वहाँ उनके स्थान पे तो जाते नहीं, वो ऑनलाइन के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित होता है और फिर वो उनसे जुड़ करके उनका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो इसको रोकने के लिए ही ये पहल शुरू की गई है। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिका ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया है, अमेरिका ने इसको नहीं अपनाया है। उसने इसको क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि अमेरिका का लॉजिक ये है कि इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी बोलने की आज़ादी एवं प्रेस की स्वतंत्रता का दमन होगा। तो अमेरिका ने इसको नहीं अपनाया है, भारत ने इसको सिग्नेचर किया है, और ये फ्रांस और न्यूजीलैंड की सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। चर्चाओं में रहने वाला क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन दस्तावेज से संबंधित हमें पता लगाना है असत्य कथन। देखो गौर करना, असत्य पूछा है। पहला देखते हैं, यह दस्तावेज फ्रांस और न्यूजीलैंड सरकारों की पहल है। यह बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। यह ऑनलाइन चरमपंथ के प्रचार प्रसार से निपटने एवं सोशल मीडिया को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अपनाया गया है। यह भी एकदम ठीक है। भारत इस दस्तावेज का हस्ताक्षरकर्ता देश है, यह भी ठीक है। हाल ही में अमेरिका के द्वारा भी इस पर हस्ताक्षर किया गया है। हमने बात की थी, अमेरिका ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया गया, तो असत्य पूछा है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, आर्या परियोजना। आर्या परियोजना के बारे में ये पूछा गया, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। 2015 में ये लॉन्च की गई थी और कुछ समय से अखबारों में आ रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले किसी भी परियोजना का हमें पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एवं संबंधित सेवा क्षेत्र के उद्यमों को अपनाने हेतु युवाओं को आकर्षित करना। देखो आर्य की फुल फॉर्म में क्या है? यूथ। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्या? एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में यूथ को अट्रैक्ट करना और रिटेनिंग करना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वर्तमान में एग्रीकल्चर में यूथ का इंटरेस्ट नहीं है, सभी गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और अन्य रोजगारों की तलाश में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जबकि एग्रीकल्चर भी एक अच्छा सेक्टर है जिसमें अगर काम किया जाए तो युवाओं को अच्छा उद्यम मिल सकता है, तो उस ओर आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। भारत में कृषि क्षेत्र के युवाओं को प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग जैसी गतिविधियों में संसाधन और पूंजी के निवेश हेतु नेटवर्क समूह को स्थापित करने में ये सक्षम बनाएगा। यानी युवा आपस में मिलकर के एग्रीकल्चर में अगर काम करते हैं तो उनको ये सपोर्ट करेगा। और इस योजना को प्रत्येक राज्य के एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके तहत 200 से 300 युवा समूह बना करके ट्रेनिंग मिलेगी और वो एग्रीकल्चर में अपना अच्छा इनपुट दे सकेंगे। तो आर्य परियोजना में मोटा मोटा दो ही बातें हैं। एक तो आपको इसकी मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और दूसरा आपको इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में युवाओं को अट्रैक्ट करना। देखते अगला टॉपिक, पहले एक बार इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चाओं में रहने वाली आर्य परियोजना, आर्य प्रोजेक्ट, इसके संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गलत नहीं होना चाहिए,
आराम से देखना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और संबंधित क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित किया जाएगा, ये भी ठीक बात है। तो इसमें तो दोनों ही ठीक है। सत्य पूछा है, ठीक है, दोनों ठीक है। अब देखते हैं अगला हमारा टॉपिक, निष्पादन कला शैलियाँ, परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स। कुछ ऐसी परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स है यानी निष्पादन कला शैलियाँ जो चर्चा में रहती है। तो चर्चा में रहने वाली हमें परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स के बारे में देखना है। आज हम चर्चा करेंगे 2 की, आगे के लेक्चर में हम आगे और कर लेंगे, फिलहाल 2 की। गतका, यह पंजाब राज्य की एक प्राचीन मार्शल आर्ट शैली है। गतका शब्द प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी की छड़ी को संदर्भित करता है। तो सबसे पहली बात यह है कहाँ की, पंजाब की, और है क्या, मार्शल आर्ट शैली। इसका उद्भव हरगोविंद जी के द्वारा मुगलों से आत्मरक्षा के दौरान करपाट धारण के बाद हुआ था। इसमें देखो इंपॉर्टेंट केवल एक ही बात है कि एक मार्शल आर्ट शैली है और कौन से राज्य की, पंजाब की। कलिरिया पट्टू, ये तो अक्सर चर्चाओं में रहती है। ये केरल की प्राचीनतम मार्शल आर्ट शैलियों में से एक है। उद्भव तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इस तकनीक में पदों का चालन, मुद्राओं का संयोजन, ये सब किया जाता है। अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन हमारा। कलिरिया पट्टू तमिलनाडु की प्राचीन मार्शल आर्ट शैली है। दोस्तों देखो, तमिलनाडु की नहीं है, ये हमने चर्चा की थी। यह केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट शैली है, तो ये तो साफ ही गलत हो गया। गतका अरुणाचल प्रदेश की प्राचीन मार्शल आर्ट शैली जिसके तहत बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये पंजाब की है। पूछा क्या इसमें, सत्य है, तो दोनों ही गलत है, तो इसमें हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते अभियान। ये एक अभियान चलाया गया है, इस अभियान के बारे में देखना है। इस अभियान को यूएन एंड एनवायरमेंट इंडिया एवं भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। देखो यूएन का सपोर्ट है और साथ में WCCB इस अभियान को क्रियान्वित कर रहा है। और अभियान का नाम क्या है, सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते हैं। और यह सभी विमानपत्तनों पर प्रदर्शित किया जाएगा, यानी जो भी विमानपत्तन हमारे, जो भी एयरलाइंस है उन पर यह प्रदर्शित किया जाएगा। इस अभियान के बारे में बताया जाएगा लोगों को, लोगों में जागरूकता लाई जाएगी, ताकि जो भी जानवर माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि उनका शिकार होता है वहाँ पर मनुष्य के द्वारा उनका शिकार किया जाता है मार्केटिंग के लिए। तो इसलिए उनके पलायन को वहीं पे रोकने के लिए इस अभियान को चालू किया गया था। किसने स्टार्ट किया, यूएन के सपोर्ट मिला और WCCB भारत का ब्यूरो है उसके द्वारा। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है, वन्य जीवों की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना, उनकी तस्करी को रोकना और वन्य जीव उत्पादों की मांग में कमी हेतु जागरूकता का संचरण करना एवं जन समर्थन प्राप्त करना। यानी कुल मिलाकर लोगों में जागरूकता लाना कि वन्य जीव भी पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनकी सुरक्षा करना, संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। इससे क्या होगा, वो पलायन नहीं कर सकते। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना। इस अभियान के प्रथम चरण में 4 जानवरों पर यह केंद्रित है। प्रथम चरण में कौन कौन है, बाघ, स्टार कछुआ, पेंगोलिन और टोके गेको। देखो नीचे फोटो मैंने इसलिए लगाई कि आपको टोके गेको पता लग सके कि क्या है। ये गिरगिट के समान एक जीव है, रेप्टाइल टोके गेको। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं टोके गेको की। तो इसमें 4 टोटल जानवर है जिसको प्रथम चरण में सम्मिलित किया गया है, बाघ, स्टार कछुआ, पेंगोलिन और टोके गेको। अब देखते हैं इससे संबंधित हम क्वेश्चन। सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते अभियान से संबंधित कथनों पर हमें विचार करना है। इस अभियान को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, एकदम ठीक बात है। इस अभियान के प्रथम चरण में बाघ, हाथी, हिम तेंदुआ, टोके गेको को शामिल किया गया है। देखो दोस्तों, बाघ है, बिल्कुल है, टोके गेको है, बिल्कुल है, लेकिन हाथी और हिम तेंदुआ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में कौन कौन से, बाघ है, टोके गेको है, एक स्टार कछुआ है और एक कौन है, पेंगोलिन। तो ये 4 आप ध्यान रखना। और इसको क्रियान्वित कौन कर रहा है, WCCB यूएन के सपोर्ट से। पूछा क्या, सत्य कथन, सत्य हो जाएगा इसमें केवल 1, दूसरा तो गलत है ही। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।